देगा। कुछ दिन का समय इंतजार करिए, ये लोग डरे हुए लिस्ट निकालने। मैं जवाब ले लेती हूँ। केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए, इतना चिंतन मंथन के बाद, इतनी बैठकें करने के बाद, जबकि आप ये लगातार दम भर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस अकेले काफी है सत्ता में वापसी करने के लिए, जीतने के लिए, तो मात्र 32 नाम ही दे पाए आप इतने। और देखिए नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम विनेबिलिटी के हिसाब से, सोच विचार के, हम विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट देते हैं। भाजपा की तरह नहीं करते कि जो आ गया, जो कांग्रेस से आया उसको दे दी, जेजेपी से आया उसको दे दी, जो भी आया। इनकी कौन सी विचारधारा है? दो आदमियों की पार्टी है, विचारधारा तो कोई है नहीं। और दो आदमियों की पार्टी जो है वो उसको बीजेपी कहते हैं, और जो जहां से आया उसी को टिकट थमा देते हैं। तो अभी जो इनके जो बयान आ रहे हैं सारे हरियाणा के अंदर, अलग अलग सीटों पे अलग अलग बयान, अलग अलग बीजेपी के जो पुराने घाघ नेता थे वो सभी रोते हुए दिख रहे हैं। तो वो समझ में आता है कि वो क्यों रो रहे हैं और क्या बात हो रही है। हमने अपनी टिकट जारी करनी है और टिकट जारी करेंगे। पहले भी हमने जारी करी लोकसभा के अंदर, ऑन एन एवरेज 36 उम्मीदवार एक सीट पे थे, अब 27-28 है, तो आ जाएगी। उसमें भी कोई विवाद नहीं हुआ, अब भी कोई नहीं होगा, देखिएगा आप। लेकिन दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ, जो बेटी विवाद बचाओ का बेटी मौका कहाँ पढ़ाओ दे के रहे हैं नारे आप थे। ढींगरा साहब? विवाद का मौका कहाँ दे रहे हैं? नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और अभी तक आप पूरी लिस्ट भी जारी नहीं कर पाए हैं, आधी भी नहीं कर पाए हैं आप। चलिए पूरी की छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं कर पाए। तो हमने कर दी, 1/3 तो हमने कर दी, और 1/3 के बाद 2nd 3rd कल परसों में हो जाएगी। तो आप भी बगावत से बचने के लिए और ये टेंशन से बचने के लिए ही देरी कर रहे हैं क्या, कि लास्ट में हम एकदम जारी करेंगे लिस्ट ताकि लोगों को मौका ही ना मिले? देखिए हमारी ना मीटिंग्स चलती हैं, हम ना पहले सारा आकलन करते हैं, फिर टिकट वितरण करते हैं, विनेबिलिटी के हिसाब से देते हैं। हम बंदरमांट नहीं करते, किसी की उठाया और किसी को कर दिया। आपने देखा होगा 32 टिकटें जो दी हैं वो हमारे सिटिंग एमएलए थे, और उन सिटिंग एमएलए में से जो कुछ लोग बड़े जिनको टिकट मिलनी ही थी, जैसे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है उदय भान जी, इस तरह से, और विनेश फोगाट जिनको अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने उनके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, जो बीजेपी के ही लोग हैं, इन्होंने किस तरह से व्यवहार किया। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को फेल कर दिया, 5000 स्कूल बंद कर दिए हरियाणा के अंदर, इसी तरह पूरे देश के अंदर स्कूल बंद कर दिए। कौन सी बेटी पढ़ा रहे हैं और कौन सी बेटी बचा रहे हैं? जो यौन शोषण के आरोप लगते हैं और ये लोग उनको, अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए लग जाती है बीजेपी। ये कौन सी पार्टी है? ये किस तरह का हिसाब किताब है? आप जनता की राय देखिए, आपने ही दिखाई अभी जनता की राय, वो क्या है और ये क्या बोल रहे हैं, और ये किसके साथ खड़े हैं, और ये क्या बात कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने भी अभी कहा कि यहां जाट और नॉन जाट की बात है। ये किसने किया? ये इन्होंने ही किया। खट्टर सरकार ने ही 3 मामलों के अंदर 100 आदमियों को पुलिस की गोली का शिकार होने दिया, और माथे और छाती पे गोलियां मारी हैं इन लोगों ने। जो लोग 100 लोग मरे हैं हरियाणा की इन 10 साल की खट्टर सरकार में, वो इन्हीं के टाइम हुआ है। और मैं आपको तफसील बता सकता हूं। जाट पॉलिटिक्स नहीं करते मामला था हुड्डा साहब, जाट पॉलिटिक्स नहीं करते क्या? जाटों की राजनीति नहीं करते क्या ढींगरा साहब, हुड्डा साहब? इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। कहीं कोई राजनीति इस तरह की नहीं होती कि गोलियां चलाई जाए हरियाणा के अंदर। ये पहली बार हुआ 66 के बाद, 66 में हरियाणा बना। इस तरीके के माहौल को कोई समर्थन नहीं दे रहा है, कोई अपना समर्थन नहीं दे सकता। जो हुआ वो बहुत गंभीर मामला था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा ढींगरा साहब सवाल यह है कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा बाकी खिलाड़ियों का सम्मान करने क्यों नहीं पहुंचे, रोड शो में शामिल क्यों नहीं हुए, इसका जवाब आप दीजिए। और दूसरा बड़ा सवाल, जब आप कह रहे हैं कि अपने दम पर आप सरकार बना सकते हैं, तो लिस्ट में देरी क्यों? और दूसरा, आपको आम आदमी पार्टी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है फिर हरियाणा में? देखिए हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप बात कह रहे थे अभी, जो मुझसे सवाल आपने पूछा कि जो हम लोग उसके साथ खड़े हैं, दूसरों के साथ नहीं खड़े। मैं आपको बता रहा हूं 750 हुड्डा साहब की सरकार के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा हुड्डा साहब ने ही दिया। 750 लोगों को, जो खिलाड़ी थे, उनको डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सब पोस्टों पे दिया। बीजेपी ने कितने लोग डीएसपी बनाए अपने 10 सालों के अंदर? खिलाड़ी मुझे बताएं कितने बनाए? हुड्डा साहब ने 750 लोगों को दिया जो डीएसपी बनाए, और वो इन्होंने तो उनकी प्रमोशन तक नहीं की अभी तक। उनको वहीं पे खड़ा रखा 10 साल तक।
एक भी आदमी की प्रमोशन नहीं करी, इस डर के मारे कि अगर हम प्रमोशन करेंगे तो वो लोग जो है मतलब उनको परेशान करने के लिए उनकी आज तक प्रमोशन नहीं की गई। वो आज तक डीएसपी के डीएसपी है। बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर ही सत्ता में आई थी और 10 साल में बीजेपी एक ही बात कहती नजर आई कि हमने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी दी है, चाहे वो जॉब का मामला हो या फिर प्रमोशन का मामला हो, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। कांग्रेस सत्ता में इतने लंबे वक्त तक रही लेकिन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में वो लेकर नहीं आ पाई। इस पर मैं जवाब लूंगी कि आप ढींगरा साहब मेरे सवाल से बच गए। एक तो ये कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ दिनेश फोगाट का ही वेलकम करने के लिए क्यों पहुंचे, दूसरा ये जब आप कहते हैं कि अपने दम पर सरकार बना लेंगे तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं उसी बात की कंटिन्यूटी कर रहा हूं। जी जी जी, हम लोगों ने जो विनेश फोगाट को नहीं, हम लोगों ने योगेश्वर दत्त जो बीजेपी का एमएलए का उम्मीदवार बना, हमने उसको भी डीएसपी बनाया। संदीप सिंह जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, हॉकी खिलाड़ी था, उसको भी डीएसपी बनाया। हमने जो बबीता फोगाट थी उसको भी सब इंस्पेक्टर बनाया। हमने तो उन लोगों को भी बनाया जिन्होंने बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दी। अभी की बात शरारतपूर्ण तरीके से बात करते हैं। मैं तो ये बता रहा हूं, खिलाड़ियों का अगर सम्मान किया तो वो हुड्डा साहब की सरकार ने किया। 750 खिलाड़ियों को जो है उनको पदोन्नति और उनके ऊंचे ऊंचे पद दिए। उसी का ऑपोजिट पे आप देखें कि इन्होंने कितने दिए। चलिए ठीक है, मैं आती हूं और मैं प्रदीप जी, ठीक है सिद्धार्थ जी जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी का रुक करूंगी। छोटा सा। तो आपने इनसे प्रश्न पूछा, उसका तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूं इनकी खेल नीति क्या थी। गीता फोगाट जी वो पहली महिला थी जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई हुई एज अ फीमेल रेसलर। उनको इन्होंने डीएसपी नहीं बनाया, वो लड़ती रही केस और कोर्ट से जीत करके आई इनकी सरकार के खिलाफ। और हुड्डा जी कहा करते थे अरे इंस्पेक्टर बना दिया, उससे ज्यादा भी कुछ लोग हैं क्या? जो खेल नीति के तहत डीएसपी बननी चाहिए थी उनको नहीं बनाया। कितनी थी अर्जुन अवार्डीज की आपके समय में पेंशन? कितनी थी? अर्जुन अवार्डी भी अपने हिसाब से दिया करते थे, वहां भी पर्ची खर्ची चलती थी। और यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, जवाब सीधा दे नहीं रहे, अपने समय की छोटी बातें बता रहे हैं। खिलाड़ी कोर्टों से जीत कर आया करते थे, तब जाकर के डीएसपी बनते थे। ये आपकी सच्चाई थी। ठीक है प्रदीप देशपाल जी, आपसे सवाल यह है